आज हम बात करेंगे जाने माने डॉक्टर राहुल साहू जी से। राहुल जी एक यंग एंड डायनामिक रेडियोलॉजिस्ट है और उनको पूछेंगे उनके ट्रस्ट के बारे में। ट्रस्ट के माध्यम से वो काफ़ी सेवा करते हैं। तो डॉक्टर राहुल साहू जी, आपसे पहला सवाल मेरा, आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो पॉलिटिक्स में जाना माना नाम है। आपके पिताश्री महाराष्ट्र के मिनिस्टर रहे हैं। तो ये डॉक्टर का प्रोफेशन एज ए रेडियोलॉजिस्ट आपको कहाँ से ये पैशन मिला, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे डॉक्टर बनना है? सबसे पहले तो नमस्कार जी। आज आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आपने पूछा कि मेरे पिताजी माजी मंत्री श्री सुबोध भाऊ साहू जी है और मैंने उनका जो प्रोफेशन छोड़ के मैं ये डॉक्टरी लाइन में आया कैसे। तो हमने बचपन से जो पिताजी को देखा हुआ है वो समाज सेवा मानव सेवा करते हुए देखा है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मानव सेवा समाज सेवा अगर तुम्हें पूरी जिंदगी निरंतर करनी है तो एक डॉक्टर ही है जो हमेशा पूरी जिंदगी लोगों की सेवा कर सकता है। और यही ख्याल आया और यही पैशन बचपन से, जब से मैं स्कूल में जाता था मुझे दिमाग में एक ही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बन के जो काम मेरे फादर करते आए हुए हैं वो तो एमएलए 5 साल रहते हैं, 5 साल अगले 5 साल रहते हैं, पर पूरा जिंदगी कोई एमएलए नहीं रह सकता है। तो वो जो परंपरा थी वो आगे कंटिन्यू करने के लिए मेरे दिमाग में आया कि ये मैं डॉक्टर बन के ही ये काम कर सकता हूँ। डॉक्टर राहुल साहू जी, आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट का थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि क्या इसके अंदर कार्य होते हैं? जी जरूर। रेडियोलॉजिस्ट का मतलब होता है एमबीबीएस करने के बाद 3 साल की एमडी की पढ़ाई रेडियोलॉजी में। रेडियोलॉजी के तहत क्या क्या आता है तो एक्सरे, सोनोग्राफी, कलर डॉपलर, सिटी स्कैन, एमआरआई, ये सब चीज़ें रेडियोलॉजी के अंदर आती है। मतलब एक रेडियोलॉजिस्ट सिटी स्कैन रिपोर्ट कर सकता है, एमआरआई रिपोर्ट कर सकता है, सोनोग्राफी कर सकता है, एक्सरे भी कर सकता है। और हमने मतलब खुद मेरे बारे में बोलूँ तो मैंने इसमें एक सुपर स्पेशलाइजेशन के तहत मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड ये इसमें एक स्पेशल ट्रेनिंग ली है। वो क्या होता है कि जो जैसे जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और नर्व्स, इसका भी सोनोग्राफी मैं करता हूँ। ये मुंबई में जाने माने 6 से 10 लोग हैं जिसमें एक मेरा नाम है। तो ये रेडियोलॉजिस्ट होता है। डॉक्टर साहब, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना कितना अनिवार्य है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि हर एक बार बीमारी होने के बाद उसका इलाज करना अलग है, बट बीमारी होने के पहले ही अगर आपने को उसके संकेत मिल जाते हैं तो वो हम बीमारी टाल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल दो तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक ये बीमारी हो गई, लेकिन हार्ट अटैक आने के पहले कम से कम 5 से 10 साल पहले इसकी शुरुआत होती है। उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना होता है, उसमें आपका ईसीजी में कुछ चेंजेस होता है, उसमें आपका 2D इको में कुछ चेंजेस होता है। अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया तो आपको ये चीज़ पहले ही पता चल जाएगी कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो आप उसके ऊपर दवा गोली लो या आप एक्सरसाइज करो या आप खाने में कुछ नियंत्रण लाओ, जिससे आपको 5 से 10 साल बाद जो हार्ट अटैक आने वाला है हो सकता है उसमें आपकी जान भी जाए और हो सकता है आपको फिर ट्रीटमेंट से थोड़ा बहुत राहत भी मिले, लेकिन वो चीज़ तक जा आप रोक सकते हो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के तहत। बहुत बढ़िया। और ये महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए जब वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी होती है उनकी, तो कब चेक करना चाहिए उनको? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जी। प्रेगनेंसी में हम चाहते हैं कि कम से कम 6 से 7 सोनोग्राफी 9 महीने के अंदर होनी चाहिए। जी। जिसका हर हर सोनोग्राफी का एक विशिष्ट काल है। जैसे पहली सोनोग्राफी जैसे माहवारी रुकती है, मासिक पाली रुकती है, उसको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, तब होनी चाहिए, ताकि अपने को पता चले कि ये प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर है कि बच्चेदानी के बाहर है। प्रेगनेंसी बच्चेदानी के बाहर भी हो सकती है।
अगर वैसी प्रेगनेंसी रही और आपने सोनोग्राफी नहीं की तो आपको जान का खतरा भी हो सकता है जब ये क्योंकि वो प्रेगनेंसी कुछ दिन बाद ट्यूब फट सकती है आपकी। तो ये सोनोग्राफी करनी, फिर दूसरी सोनोग्राफी हम करते हैं तीसरे महीने के तहत, जी। उसमें जो मतिमंद बच्चा होने का आपको कुछ चांस है क्या, ये हम जांच करते हैं। मतलब आप देखिए, बच्चा पैदा होने के बाद मतिमंद पैदा हो, उस वो पहले ही हमें पता चलता है कि ये लेडी को मतिमंद बच्चा पैदा होने का चांस है क्या, और आप उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हो। फिर तीसरा हम 5वें महीने में करते हैं, जिसमें बच्चे की पूरी जांच होती है, आँख से लेके पैर तक, दोनों किडनी है कि नहीं। किसी किसी को जन्म से एक ही किडनी होती है, किसी किसी को एक किडनी में सूजन हो सकती है, तो उसका इलाज तुरंत बच्चा डिलीवरी होने के बाद करना चाहिए। फिर बहुत सी बीमारियां हैं जो पहले अगर पता चली तो अपन बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत उसका इलाज करें तो वो अपन रोक सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ इंटरवल पे सोनोग्राफी होती है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर राहुल साहू जी, सपना सुबोध चैरिटेबल ट्रस्ट जो है आपका, उस माध्यम से आप बहुत सेवा करते हो, जैसे कि बच्चों के लिए खिलौना देना, बुक देना, चेकअप करना, आई के कनेक्टेड आप फ्री ऑफ चार्ज, और जो आपका ट्रस्ट के माध्यम से आप जो करते हो। लेकिन आपकी खास सेवा जो है, जो एक बहुत चर्चित है, कि वो आप संत महात्मा मुनि की जो चेकअप करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो, और खास करके जब ये संत महात्मा मुनि पूरा भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं, ज्ञान देते हैं, लोगों से मिलते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन खुद का हेल्थ का ध्यान नहीं दे पाते, तो इस बारे में बताइए कि आप किस तरह से उनकी सेवा करते हो। बिल्कुल सही। हमने ये जो सपना सुबोध साहू जी चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, ये मेरे मदर का और फादर का नाम है। मेरी माता जी का नाम है सपना, जो इस दुनिया में अभी नहीं है, तो उनको लोक नेता कहते थे। तो मेरे फादर तो समाज कारण में थे, लेकिन जैसे लोगों के, औरतों की जो समस्या है वो मेरे मम्मी के पास आके अपनी समस्याएं बोलती थी और वो उसका समाज उनका निराकरण करती थी। तो उनका नाम अजरामर रहे, इस भावना से मैंने ये ट्रस्ट की स्थापना की। और जैसे हम कोई चीज अपने माता पिता के नाम से चालू करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो एक स्वच्छ प्रोग्राम रहे, उसमें ना कोई कभी दाग लगे। तो हम ये ट्रस्ट बनाए समाज उपयोगी काम करने के लिए। तो हमने इसलिए नाम ऐसा दिया कि भूल चूल के मेरी अगली जनरेशन या उनकी अगली जनरेशन भी कभी इसमें गलत काम करने का ना सोचे। अब जैसे आपने पूछा कि साधु संत, हमने इसके तरफ बहुत कार्य करते हैं कि इसमें हम बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको अगर पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो उनको हेल्प करते हैं पढ़ाई में। जैसे पढ़ाई के लिए जो स्टेशनरी लगती है या उनकी स्कूल फीस भी हमने दिया। अभी तक हमने 3 बच्चों को 7वीं कक्षा से लेके अभी वो लोग कॉलेज गए उन तक का पूरा पढ़ाई हमने ये पिछले 10 साल से किया। अभी हाल ही हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया कि जो अपने घर में आप देखो तो बहुत सारे खिलौने होते हैं, बर्थडे गिफ्ट जो आते हैं, तो अपने घर की औरतें बोलती है अरे बाप रे घर में पसारा हो गया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपने पास है ही। अब तो और दूसरी तरफ आप देखो तो झुग्गी झोपड़ी में रास्ते पे लोग टायर से खेलते हैं, बच्चे छोटे छोटे लकड़ी से खेलते हैं। तो एक के घर में इतने सारे खिलौने और एक के पास खेलने के लिए एक सादा खिलौना नहीं है, बहुत बड़ी विषमता है। तो हमने सोचा कि हम ये कर सकते हैं कि जो इनके पास बहुत ज़्यादा है उनसे कुछ लो और जिनके पास नहीं है उनको दो। तो ये हमने प्रोग्राम किया। और जो आपने बोला साधु संत महात्मा, देखिए हमारे ऊपर, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि बहुत बार आप हॉस्पिटल में सुनते होंगे कि डॉक्टर अपना प्रयास करता है, मरीज ठीक नहीं होता है, फिर डॉक्टर बोलता है अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और उसके बाद भी मरीज, डॉक्टर बोल देता है 10 दिन बचे हैं और मरीज रहता है 6 महीना 1 साल करके 2-2 3-3 साल भी रहता है। तो ये एक अद्भुत शक्ति है, ये आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद जिसके पास ज़्यादा है उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलती है। तो ये साधु संत महात्मा लोग जो है उनका एक त्याग है, वो जिंदगी भर त्याग करते हुए चलते हैं और उनका आशीर्वाद लोगों को मिलता है। अब ये जो उनकी जीवन शैली है, अगर आप देखेंगे
तो बहुत कठिन जीवन शैली है, तो वो खुद के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। जैसे हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हैं, हमारा ख्याल रखने के लिए हमारे परिवार वाले लोग हैं, लेकिन वो तो लोगों के बीच में रहते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें निग्लेक्ट करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि साधु संत महात्मा लोग जो समाज को एक दिशा देते हैं, जहाँ पे हिंसा होती है वहाँ पे अहिंसा का संदेश देते हैं, भाईचारा को बढ़ोतरा देते हैं, भगवान के भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे चलने का एक संदेश देते हैं। आपसी भाईचारा हो या एक में को साथ देके कोई अच्छा समाज कार्य करने का काम हो, इसमें साधु संत महात्मा हमेशा अपने को उपदेश देते हैं। अपने को बुराई के रास्ते से चलने से परिवर्तन का काम कोई करता है तो ये साधु संत महात्मा है। तो हम चाहते हैं कि उनका हेल्थ चेकअप के थ्रू हम उनकी सेवा करें और वो निरंतर लोगों को, समाज को एक अच्छी दिशा दे, और इनका केयर करना ही सबसे बड़ी समाज सेवा है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बढ़िया, ये बहुत नए काम करते हो आप डॉक्टर राहुल साहू जी। साहू जी, एक ये भी है कि आप थोड़े क्रिएटिव भी हो, आपको सिंगिंग में भी शौक है, और मैं देखता हूँ योरसेल्फ आल्सो हेल्थ कॉन्शियस। यस। और साथ में सर आप एक थॉट प्रोसेस भी आपसे अपना थॉट प्रोसेस भी, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस भी लोगों को बताते हो, तो इस बारे में थोड़ा थ्रो सम लाइट ऑन दिस। देखिए, हम ये हर आदमी को ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बताता हूँ, आजकल हर आदमी इंडिपेंडेंट होना चाहता है। बीवी बोलती है मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती हूँ। बच्चे बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी भी है। वो क्या बोलते हैं, आप मेरे लिए ऐसा करो कि मैं खुश रहूं। तो ये डिपेंडेंसी क्यों? आपको अगर खुश रहना है तो आपको अंदर से खुश रहना है। आपकी खुशी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप अंदर से पॉजिटिविटी रखो आप, और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि संगीत एक माध्यम है जो हमेशा हमेशा आपको कभी भी आपका साथ देगा, हमेशा आपका पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। तो मैं तो अभी जो एक दो लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ जो हमेशा सबने याद रहना चाहिए। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है, बहुत सारी चीजें अपने बाजू में बदलते जाती है, लेकिन अपने को खुश रहना है। जैसे वो गाना में बोलते हैं, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी तो धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो इसमें पूरा विश्वास रखिए कि आज आपका जो समय है वो फिर से वापस नहीं आने वाला है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो टाइम इन्वेस्टमेंट है, कि जिनके साथ रहने से आपको आगे चल के कभी पछतावा ना पड़े कि मैंने मेरी जिंदगी का समय वहाँ व्यस्त क्यों किया। यही एक भावना रहती है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपसे बात करके हमको भी बहुत आनंद मिला। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और मैं इसमें एक बताना चाहूंगा, कोरोना काल में सबसे ज्यादा समाज कार्य लोग बोलते हैं डॉक्टरों ने किया, लेकिन मैं ये बोलता हूँ डॉक्टर ने किया ठीक है, लेकिन डॉक्टर के साथ पत्रकार मित्र और पुलिस मित्र, ये दोनों का उतना ही काम है। पत्रकार लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि कहाँ पे बेड अवेलेबल है, कहाँ पे कोरोना फैल रहा है, कहाँ पे आपको बेड की आवश्यकता, बेड फुल है, तो इससे लोगों को बहुत अच्छी राहत मिली। और पत्रकारों ने कभी, उनको तो कोई सैलरी नहीं मिलती, मानधन नहीं मिलता, ये तो समाज कार्य, सबसे बड़ा समाज कार्य करते हैं पत्रकार लोग। और पुलिस वाले लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि कहीं पे मास्क का काला बाजार ना हो, सैनिटाइजर का काला बाजार ना हो, लोग रास्ते पे ना निकले ताकि कोरोना ना फैले। तो मैं हमेशा धन्यवाद देना चाहता हूँ पत्रकार मित्रों का, जो आप एक समाज का बहुत बड़ा समाज सेवा करते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर आपसे। ऐसे एक अवार्ड है, तस्वीर अवार्ड, हाँ जी, जिसमें मीडिया के फोटोग्राफर हैं, सब अच्छे बड़े चैनल के,
और फैशन फोटोग्राफर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। वो दिसंबर में करना है, अभी डेट पे उनका दिसंबर कंफर्म है, स्टार्टिंग में एंड में। तो उसके लिए थोड़ा आपसे ब्लेसिंग मिल जाएगा। तस्वीर अवार्ड फॉर फोटोग्राफर, बॉलीवुड के फोटोग्राफर, ये आज तक नहीं हुआ, तस्वीर अवार्ड है वो। उसमें आपको भी हम इनवाइट करेंगे, बिल्कुल है नहीं है? बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ ब्लेसिंग आप दे सकते हैं। Yes. तस्वीर अवार्ड। अच्छा, देखिए तस्वीर